और रिसीव करते वक्त भी। ठीक है, सो वो स्टैंडर्ड बना JSON। क्या होता है, देखने में बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। और क्या होता है उसके अंदर, आप जैसे ही उसको पार्स करो तो डेटा पार्स होके टाइपस्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करो तो जेसन की स्ट्रिंग बनाकर आपको दे देगा। ठीक है, जब भी हम डेटा फैच कर रहे होते हैं, एक मिसाल है डेटा फैच कर रहा हूं मैं, मतलब मुझे डेटा को यूज करना है, सो मुझे उसको अनपैक करना पड़ेगा। मतलब मुझे डेटा को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा। पार्स करना पड़ेगा ना। पार्स का मतलब हमारे कुरियर वाले केस में क्या था कि हम उसको अपने कुरियर को अनबॉक्स कर रहे थे। और ऐसे ही हम जब डेटा भेज रहे होते हैं, मतलब हम कुरियर भेज रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, हम नेटवर्क पैकेट्स बोलते हैं इनको। सो जब हम कुरियर भेज रहे होते हैं, हम जब डेटा भेज रहे होते हैं तो उसको किसी बॉक्स के अंदर पैक कर देते हैं या उसको सील कर देते हैं और फिर भेजते हैं। अभी भी अगर नहीं समझ में आता आप लोगों के तो कोई मसला नहीं है, बस सिंपल सा ये कर लें कि अभी राइट नाउ हमने डेटा फैचिंग की है, तो उसके अंदर ये है कि बस आप लोग ये समझ लें कि हमें डेटा पार्स करना होता है जब भी हम फैच करते हैं। इतना क्लियर है? यस सर। बस जब भी डेटा फैच करते हैं तो डेटा पार्स करना होता है। जब हम पोस्ट का एंड पॉइंट देखेंगे ना, डेटा भेजते कैसे हैं फ्रंट एंड से, तो ये वाली बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जब बैकएंड के ऊपर आएंगे जब और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे किसी ने पहले से बैकएंड पढ़ा हुआ है? 1 2 3, सही है। लास्ट क्लास में ना हमने समझ लिया कि 50% से ज्यादा ना बैकएंड कवर कर दिया। अब सिर्फ लिखना रह गया है कि लिखते कैसे। कॉन्सेप्ट सारा डिलीवर हो चुका है बैकएंड का, सही है। ये सिर्फ ये डेटा पार्सिंग है, इसको भूल जाए। बाकी जो रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल है ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? आवाज आए फिर तेज। यस सर। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल अगर आपको क्लियर है तो बस बैकएंड लिखना कोई मसला नहीं है। बस वो एक दो प्रॉम्प्ट भी लिखेंगे ना आपको तो कोड जनरेट हो जाएगा। मेन चीज क्या होती है आपके पास कि आपको पता हो कि भाई आपके पास फ्लो क्या है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। ये क्लियर हो गया? डेटा फैचिंग में कोई मसला? फैच समझ में आ गया? फैच क्या करता है भाई हमारे पास, कोई बता दे? डेटा लेके क्या करता है? डेटा लेके आता है हमारे पास। अच्छा, अब ये एपीआई है मेरे पास। अब ये एपीआई के आगे ये स्लैश टू डूज लगा हुआ है, ये मुझे कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? किस चीज की डॉक्यूमेंटेशन से? एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से। तो हम भी जब कोई भी एपीआई बनाते हैं, जो भी बैकएंड डेवलपर एपीआई बनाता है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिख के आपको प्रोवाइड करता है। अब वो इन द फॉर्म ऑफ स्वैगर हो सकती है, वो और इन द फॉर्म ऑफ पोस्टमैन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो ये चीज़ों से आप लोगों को नहीं घबराना कि भाई ये स्लैश टू डूज क्या लिख दिया यहाँ पे। सो ये आपने जाना है, एपीआई को ढूंढना है और एपीआई के थ्रू आपको पता लगेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं अपनी एपीआई के अंदर। यहाँ पे राइट नाउ कौन सी कॉल हो रही है? गेट। कौन सी एपीआई की कॉल हो रही है? गेट 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 गेट। पीछे से आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। गेट। कौन सी कॉल हो रही है? सेकंड लास्ट रो में रेड कैप में आप बैठे हैं, आप बताइएगा। टू डूज की हो रही है, गेट फॉरवर्ड की हो रही है। मेरे बिल्कुल सामने रेड कैप में आप बैठे हुए, आप दोनों तरफ देख रहे हो, लेफ्ट राइट में आप ही हो लेकिन जी। कौन सी कॉल हो रही है ये जी? टू डू कॉल हो रही है जी। जी, टू डू की जो एपीआई हो गई ना मेरे पास, कौन सा मेथड है एपीआई का? गेट बोल रहे हैं, सही है। सो हमें ये देख के कैसे पता लगा ये गेट की कॉल हो रही है?
बाय डिफॉल्ट है। हमारे पास जो फैच का मेथड हमारे पास जो फैच की क्लास है ना, ये क्या करती है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट कौन सी कॉल करती है, गेट की। अगर ये गेट की कॉल नहीं होती तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ होता है मेथड। कैसे, ऐसे देखें, यहाँ पे आ रही है ना इंटेलिजेंस के अंदर, यस सर। और हम यहाँ पर मेथड बता देते, गेट भी बता सकते हैं, हम हार्ड कोड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि गेट करते हुए हमने बता दिया। या हम ये भी बता सकते हैं कि भाई पोस्ट भी है हमारे पास, और डिलीट होती तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है उसका मेथड। ठीक है, फैच क्लियर है सबको? यस सर। फैच में कोई इशू नहीं है? सवाल पूछ ले फिर। यस सर। फैच का क्या चीज, मेथड को दोबारा बता। देखिए हमारे पास क्या होता है कि बाइकिया मंगवाते हैं ना, बाइकिया के अंदर हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। या तो हम उसके थ्रू राइड भी कर सकते हैं, या हम पार्सल भेज सकते हैं, या मंगवा भी सकते हैं, ऐसे ही होता है। सो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब हम APIs बनाते हैं तो APIs के भी ना बहुत सारे मकसद होते हैं कि हमने किस मकसद के लिए API बनाई है। यूजुअली 4 होते हैं, 4 के अलावा होते भी नहीं है। क्या होता है, सबसे पहला होता है गेट। गेट के नाम से हमें पता लग रहा है कि जब भी गेट की API के मेथड की बात होगी तो हम कोई ना कोई डेटा API के थ्रू मंगवा रहे होंगे अपने पास। पोस्ट में क्या होगा, उसके नाम से पता लग रहा है कि जब हमें सर्वर के ऊपर डेटा भेजना है API से। एक मिसाल है कि अभी हमने टू डूज फैच कर ली, बट व्हाट इफ कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी डालते हैं कि उसके अंदर टू डूज हम पोस्ट करते हैं अपने सर्वर पे। तो टू डूज जब हम यहाँ से भेजेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, पोस्ट का। और अगर किसी टू डू के अंदर अपडेट करनी है तो कौन सा मेथड यूज होगा, हमारे पास उस वक्त पुट का मेथड यूज होता है। और अगर कोई टू डू डिलीट करनी है, जब हमारे पास टू डू हमने कंप्लीट कर ली तो कौन सा मेथड होगा, डिलीट। सो ये होता है गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, ये 4 मेथड होते हैं हमारे पास। इसके थ्रू हम APIs को ये असाइन करते हैं ये मेथड्स अपनी API बनाते वक्त, और फिर इनको उस हिसाब से कॉल करते हैं। ये जो मेथड्स भी होते हैं ना, ये भी आपको कौन बताएगा, जो API प्रोवाइडर है आपको जैसे API दी है, वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिख के बताएगा कि भाई हमारे पास जो API है इसका मेथड ये है। अगर आप गेट मेथड वाली API पोस्ट से कॉल करते हो, और अगर वैसी कोई पोस्ट मेथड पे ऐसी कोई API नहीं है तो वो आपको बता देगा 404 नॉट फाउंड, या आपको सिंपल अल्फाज में ये है कि वो आपको बोल देगा कि उसको API नहीं मिली, जबकि गेट की API मौजूद है। तो आप लोगों ने बड़े प्रिसाइजली इस चीज़ को देखना है। सो हमने यहाँ पे फैच के मेथड के अंदर मेथड इसलिए नहीं बताया अपनी API का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फैच है वो गेट के मेथड को कॉल करता है। क्लियर है, सही है। सर्वर साइड डेटा फैचिंग क्लियर है। की का प्रॉपर बता देगा कोई क्या हो रहा है यहाँ पे। की जो है वो हर डिफ को यूनिक बना रही है, यूनिक आइडेंटिफायर दे रही है। और कोई बताएगा क्यों? क्योंकि डोम में जो है वो इसको यूनिक बनाने के लिए, मुझे करना भी नहीं है पता। नहीं मतलब मकसद ये होता है कि भाई वो प्रॉपर वे में बताएं कि किसी को समझा रहे हैं आप नॉन टेक्निकल बंदे को, या समझाओ ना, मुझे कन्वेंस करो कि आपका जवाब सही है। जी सर। कौन आइडेंटिफाई करने के लिए इस चीज को यूज करता है? रिएक्ट के अंदर हमारे पास वर्चुअल डॉम होता है। सो ये सारी चीजें हम जो कर रहे होते हैं किसके लिए कर रहे होते हैं? डोम के लिए, वर्चुअल डॉम के लिए कर रहे होते हैं।
कि रिएक्ट जो है वो सारी चीज़ें लेके जाके एक पूरा वर्चुअल डॉम कंस्ट्रक्ट करता है और फिर उसको उठा के कहाँ पे मैच करता है रियल डॉम के साथ, ऐसे यू साइड बाय साइड उसको मैच करता है और मैच करने के बाद उसको नज़र आता है अच्छा यहाँ पे चेंज है। अब वो चेंज उठा के उसने कहाँ पे रखना है, रियल डॉम में। अब वो जो चेंज उसने रिफ्लेक्ट करनी है ना रियल डॉम में, अब वो रियल डॉम में उसको पता तो हो कि कहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है। सो वो ये की प्रॉप के थ्रू इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। क्लियर है? अच्छा, ये बार बार जो वर्चुअल डॉम का टॉपिक हम ले आते हैं ना क्लास में, तीसरी क्लास है आज वर्चुअल डॉम, ये याद कर लें, घोल के पी लें, समझ में नहीं आ रहा रट्टा लगा लें इसका। ये इतना पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, इतना पूछते हैं कि घुमा घुमा के ना 4-5 सवाल वर्चुअल डॉम के कर लेंगे आपसे। सो वर्चुअल डॉम को थोड़ा सा जो है ना वो डीपली स्टडी कर लें। बाकी तो ये सिंपल है सारा इस कोड के अंदर। ये टाइप पर आएगी हमने, क्लियर है टाइप। अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी को ऑप्शनल करना हो तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं, ठीक है, एरर आ गई है तो की के आगे, हाँ की के आगे लगा दिया तो एरर नहीं आ रहा अब। मतलब ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी हो गई। और क्या पढ़ा था, यूज इफेक्ट। ये रहा यूज इफेक्ट। क्या होता है वेबसाइट में साइड इफेक्ट जी सर, हुक्स होते हैं सर। इसकी ये क्या फंक्शन होता है, क्यों यूज करते हैं हम वेबसाइट में? साइड इफेक्ट सही है। उस पर तो आएंगे ना, वो तो पढ़ा ही नहीं था हमने। और कोई फीमेल्स में से? वेबसाइट में साइड इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मतलब ये कि अगर डेटा पैकिंग हो रही है तो डेटा डायनेमिकली अपडेटेड दिखाने के लिए, अगर टाइमर चल रहा है तो चार्जर भी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, स्टेट अपडेट करने के लिए तो वो तो नॉर्मली भी कर सकते हैं स्टेट अपडेट। यूज इफेक्ट की क्या नीड है? आगे पास करते हैं, आगे दे दे। यूज इफेक्ट जैसे कि अगर हम डेटा पैकिंग करवा रहे हैं और क्लाइंट साइड करवा रहे हैं, यूज इफेक्ट में ये होता है कि जब भी रेंडर होता है ना तो आपके पास डेटा जो है वो अपडेटेड आता है। अब अगर एक एपीआई कॉल मैं वैसे भी कर दूं तो डेटा तो वही आएगा ना जो सर्वर पे है, और यूज इफेक्ट जो एपीआई कॉल कर रहे हैं वो भी डेटा वही ला रहा है। मैं बता दूं। अच्छा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई भी आप लोगों को। क्या होता है, जब भी हम सबसे पहले ये समझें कि हमारे पास एक एप्लीकेशन खुली हुई है, हमारे पास हमारे सामने एक वेब पेज खुला हुआ है, ठीक है। खोल लेते हैं पहले वेब पेज। सैनिटी नहीं पढ़ा था हमने यहाँ पे? नो सर। नहीं पढ़ा था सर हेडलेस? आप पढ़ेंगे हेडलेस भी। क्या चीज? हाँ, मकसद यही है उसका। जी, ये लोग जो नेम रखते हैं ना किसी भी टेक्नोलॉजी का, वो कोई भी ऐसे नहीं होता फालतू के, बस एक जन सो के उठे ख्वाब में आया था रख दिया, या अखबार पढ़े थे नाम अच्छा लगा रख दिया, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर वो क्या होता है, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके कि क्यों करते हैं हम, वो हम जब पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ देखेंगे कि हेडलेस का नाम रखा क्यों उसके साथ। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो हमें समझ में आता है, एक बहुत बड़ा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या नाम है पता है आप लोगों को? वर्डप्रेस। मार्केट मेकर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, लेकिन एक जो ये हेडलेस वाली फंक्शनलिटी है ना, ये उसके अंदर नहीं है तो तबाह हो गया, मतलब समझ लें वेबसाइट हट गई वहाँ से।
मसला क्या है इसमें? पहले वर्डप्रेस पे बनती थी ना वेबसाइट। वो हम हेडलेस की क्लास में देखेंगे मसला क्या है। अच्छा असल भाई एक चीज़ मुझे बताया भाई, मैं google.com पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और एक मिसाल है, यहाँ पे एक सर्च कर लेते हैं। स्क्रीन पॉज कर ले मैंने। क्या सर्च करें यहाँ पे? यहाँ पे Next.js का सर्च कर लेते हैं। यूज़र पैक की सर्च करो। आ गया यहाँ पे, सही है। अब असल भाई मेरी वेबसाइट जो अभी लोड हुई है ना, समझे कि ये क्लाइंट साइड रेंडर्ड वेबसाइट है। अब इस पेज को लोड होने के लिए किस चीज की नीड है? जो भी समझ में आता है आसान अल्फाज में। इंटरनेट की नीड है भी फैच कर रहा हूं मैं, ठीक है, बट डेटा की नीड है, डेटा की जरूरत है। अब एक काम जैसे हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास डेटा फैचिंग की लॉजिक जावास्क्रिप्ट में ही चलेगी, सही है, और HTML CSS ये है। अब एक मिसाल है कि दोनों एक साथ चल पड़ती है, तो क्या मसला आएगा? पता लगा HTML जीत गई, सर्वर से रिस्पॉन्स लेट आया और UI बन गई, अब नजर आ जाएगी वो तो हमारे पास यहाँ पे, लेकिन उसमें मसला क्या होगा? उसके अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ही होगा ना। तो उसके अंदर फिर हमारे पास अभी क्या मसला आगे खड़ा हो गया कि डेटा जो है ना हमारे पास वो की ऑब्जेक्ट है कि उसके बगैर हम पेज को रेंडर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सो इस चीज के अंदर फिर हमें क्या करना पड़ा? अब हमें कोई ना कोई ऐसी लॉजिक लगानी पड़ेगी, कोई इफ एल्स की स्टेटमेंट मैं लिख दूं कि जो है ना मेरे पास ऐसा कुछ कर लूं कि मेरा पेज लोड नहीं हो डेटा आने से पहले। पे जब डेटा आएगा तभी पेज लोड हो मेरा, भले से तैयार रखा हुआ हो पेज लेकिन लोड नहीं हो, क्योंकि यूजर तो परेशान हो जाएगा ना कि ये क्या दिखा दिया भाई। ऐसे ही होगा ना कि इनिशियली आप एकदम से दिखा देते हो और फिर वो बाद में डेटा आता है, तो एक्सपीरियंस बहुत बैड हो जाएगा। बाद हो भी जाए, ये भी हो सकता है यूजर देखते ही चले जाए वेबसाइट से, बाउंस रेट बढ़ जाएगा वेबसाइट का। सो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि डेटा पहले आए और लोड बाद में हो, वेबसाइट लोड बाद में हो। तो हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे थे, इतने में रिएक्ट ने हमें क्या बोला कि भाई आप टेंशन नहीं लो, मैं देख लूँगा, बस आपको जो भी डेटा फैचिंग की लॉजिक है ना या जो भी लॉजिक है आपकी, वो आप कहाँ पे रन कर दो, कहाँ पे कर दो, यूज इफेक्ट के अंदर। और वो क्या करता है यूज इफेक्ट? यूज इफेक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा कंपोनेंट के लोड होने से पहले चलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ ना, कंपोनेंट के माउंट होने से पहले चलता है। अगर प्रॉपर वे में बोला जाए कि रेंडरिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे ही रेंडरिंग कंप्लीट होती है तो कंपोनेंट माउंट होता है, कंपोनेंट लोड होता है। क्लियर है यूज इफेक्ट कैसे काम कर रहा होता है? अच्छा, अब यहाँ पर ना हमने इसको करके भी देखा था। हमने क्या किया था, इसके अंदर ये जो कोड हमारे सामने लिखा हुआ है, हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई अब हम ना ये देखते हैं कि ये होता क्या है। ये तो एक मिसाल है, सर तो बोले जा रहे हैं, हम लोग समझे जा रहे हैं, इसकी कोई वैलिडेशन भी तो होनी चाहिए हमारे पास। तो उसके अंदर हमने क्या किया है यहाँ पे कि हमने ना एक थोड़ा सा अपने पेज के अंदर ना एक लोडिंग टाइम लगाया है कि हमारे पास जो लोडिंग टाइम आ रहा होता है, मतलब जिस टाइम पे हम डेटा फैच कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूजुअली आप लोगों को क्या चीज़ नज़र आ रही होती है, कोई ना कोई लोडिंग स्टेट नज़र आ रही होती है। कोई लोडर होगा या टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा लोडिंग, या कोई एनिमेशन लगा देता है कोई। इन दी मीन टाइम आपके पास वो डेटा लोड हो रहा है, वो आपको कोई और चीज़ दिखा सकता है। यूजुअली एड्स दिखाए जा रहे होते हैं ऐसे टाइम पे जब डेटा लोड हो रहा होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक लोडिंग की स्टेट बनाई, उसको जैसे ही यूज इफेक्ट चला ट्रू कर दिया,
और फिर हमने सेट टाइम आउट, जो कि हमें भी ये एक बात बताया कि ये एक प्रॉमिस है, और जो हम डेटा कॉल करते हैं वो भी एक प्रॉमिस है। तो दैट इज द बेस्ट सिमुलेशन ऑफ एपीआई फैचिंग। यही है ना, क्या इसको सिमुलेट कर सकते हैं ना। सिमुलेट का मतलब ये है कि एक हम नकली अंदाज में कि भाई हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेटा फैचिंग हो रही है, लेकिन डेटा फैचिंग नहीं हो रही। सही है। तो उसके अंदर हमने क्या किया, ये हमने सेट टाइम आउट को यूज कर लिया। ये क्लियर है। सेट टाइम आउट को यूज कर लिया, तो मैंने बता दिया कि भाई ये मेरी जो है दिस इज रनिंग बिफोर कंपोनेंट लोड, और मैंने बता दिया कि मतलब ये जो कंसोल लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है हमारे पास कि इस वक्त हमारे पास डेटा जो है वो फैच हो रहा है। समझ लें यहाँ पर फैच की लॉजिक लिखी हुई है पूरी एपीआई की, और उसके बाद डेटा हम पास कर रहे हैं 2 लाइन। तो तीसरी लाइन के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी जो लोडिंग स्टेट है उसको हमने फॉल्स कर दिया। क्यों? क्योंकि डेटा हमारे पास आ गया। डेटा आ गया ना हमारे पास, तो हमें क्या करना है, उसकी लोडिंग स्टेट को फॉल्स कर देना है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं और यहाँ पर मैं कोई H1 का टैग लगा लूं, ऐसे भी हो जाएगा ना। सिंपल है। तो आप लोगों ने हैकाथॉन कर लिया, ये चीजें तो समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। सही है। अब एक मिसाल है, आप लोगों ने ना जाके अपना लिंक्डइन का फीड खोला, फीड्स का पेज, वहां पे सबसे पहले क्या होगा, लोडिंग होगी। गरीब लोग है ना, हमारा नेट स्लो चलता है, फायरवॉल है बीच में। सो लोडिंग होगी, हमारा डेटा, हमें पता लगेगा कि भाई डेटा भी फैच हो रहा है, पेज आ गया हमारे पास, लेकिन अभी डेटा फैच हो रहा है, अभी हम रुके हुए। लोडिंग हो गई, खत्म, डेटा हमारे पास आ गया, सारा का सारा डेटा हमारे पास शो हो जाएगा। और ऊपर आपको एक इनपुट की फील्ड नजर आ रही होगी। ऐसे ही होता है ना लिंक्डइन के अंदर आप लोगों के पास। यस सर। खोले, लिंक्डइन खोलता है, अच्छा समझ में आ जाएगा। नजर आ रहा है लिंक्डइन का पेज आप लोगों को? सही है। इसके अंदर 2 सेक्शन है। क्या है कि यहाँ पर हमें सारी पोस्ट नजर आ रही है, जो कैसे नजर आई हमें कि अभी जो एक मिसाल है, जैसे पेज लोड हुआ तो उस वक्त कोई एपीआई फैच हुई होगी, हमारे पास सारी पोस्ट लेके आ गई। ऐसे ही है? यस। ऐसे ही है भैया? सही है। इतना तो हमने पढ़ लिया कि ये आएंगी कैसे, ऐसे ही है ना। अच्छा, अभी अगर मैं यहाँ पर कोई पोस्ट लिखता हूँ और मैं यहाँ से आगे पोस्ट के बटन को क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है हमारे पास, मैं नहीं, सिंपल सा अभी फंक्शनैलिटी को छोड़ देते हैं, अभी समझते हैं कि हो रहा क्या है, बिहेवियर देखते हैं, अचीव क्या करते हैं। कोड तो हम कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से। मैं एक पोस्ट लिखूंगा ना, यहाँ पे क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, मैं कर नहीं सकता अभी। तो होगा क्या इसके अंदर, जैसे मैं एज सून एज मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा ना, वो पोस्ट मुझे इसके नीचे नजर आ जाएगी। ऐसे ही होता है, जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा ना, इसके नीचे मुझे नजर आ जाएगी। डेटा तो जाएगा यहाँ से, जैसे जाता है ना हमारे पास, वो तो हमें, अब तो हम इतने टेक्निकल हो गए हैं कि अब हमें ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि पोस्ट जो है वो डेटा हमारे पास से जा रहा है, वो तो जाएगा, लेकिन वो पोस्ट मुझे ना इसके नीचे नजर आ जाएगी। ये कि मुझे कैसे नजर आई, इस चीज, ये सवाल है सबसे बड़ा, कि मैंने यहाँ पे एक पोस्ट लिखी भाई दिस इज पोस्ट की, और मैं यहाँ पर आके और पोस्ट के बटन को क्लिक कर दूं ना, तो क्या होगा, ये जो पोस्ट है मेरे पास, इसके नीचे यहाँ पर नजर आ जाएगी, मतलब ये वाली जो पोस्ट है ना, इसके ऊपर यहाँ पर नजर आ जाएगी वो पोस्ट। ये जो बिहेवियर है ना वेबसाइट का, ये हमें इंश्योर करा रहा है कि हमने जो पोस्ट की है ना यार, वो हो गई है, मुझे कहीं जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरी पोस्ट हुई कि नहीं हुई। ऐसे ही होता है, आप फेसबुक के ऊपर जाएं अपनी,
अपनी प्रोफाइल पेज खोले या अपनी न्यूज़ फीड्स की पेज खोले, उसके अंदर वहां पर आप पोस्ट करें, वहां पर भी आपकी पोस्ट फौरन के फौरन नीचे शो हो जाती है। ऐसे ही होता है। कैसे हो गई ये इशू? आपने वो डेटा भेजा है, नजर कैसे आ गया? हाँ, कि मैंने आपने बताया, लेकिन आपने ना टेक्निकल वर्ड्स में बताया। हमने पहले ये आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है कि हमें सॉल्व क्या करना है। हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारी अप्रोच क्या होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने से पहले? हम लोग ये नहीं सुनते कि हम भाई जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, लैपटॉप खोलो शुरू हो गए भाई, टका हेडर बन गया, फुटर बन गया, ये नहीं करते। पहले सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइंस बनते हैं, बैकएंड आर्किटेक्चर्स बनते हैं। एजाइल वे में भी इतना काम होता है। फिर आप जब सोच लेते हैं ना, अच्छा मैं यहाँ से ये प्लगइन बनाऊंगा, यहाँ से ये प्लगइन बनाऊंगा, इन दोनों को ऐसे इंटीग्रेट करूंगा, तो उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ईजी होता है। फिर जब आप कोड लिखने बैठते हैं तो कोड लिखते चले जाते हैं, आपका हाथ नहीं रुकता। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई सर कि हम डेटा भेजेंगे फिर दोबारा मंगाएंगे, ऐसे ही करेंगे यूआई पे दिखाने के लिए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि जैसे ही हमने डेटा भेजा ना, तो मुझे ये पता लग गया कि मेरी जो यूआई के ऊपर डेटा है ना, अब वो आउटडेटेड है, अब वो फ्रेश नहीं है पहले की तरह। क्या मकसद है इस चीज़ के अंदर? मैंने यहाँ से भेजा डेटा, पोस्ट किया, सो वो जो अब मेरी जो यूआई के ऊपर करंट डेटा था ना, वो सारा का सारा हो गया आउटडेटेड। सो अब मुझे उसको क्या करना है? अपडेट करना है। अब अपडेट के लिए मुझे क्या करना है? जो सेम यूज इफेक्ट के अंदर मैंने जो एपीआई चलाई थी, यही वाली चलाई थी ना सर। सो इसके अंदर मुझे क्या करना है? अब यही वाली एपीआई मुझे डेटा लाके देगी दोबारा सेम। यस सर। ऐसे ही लाके देगी ना। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये दोबारा से चल जाए। ये जो मेरी एपीआई थी ना, जिसे मुझे डेटा लाके दिया था, वो तो पहले कंपोनेंट लोड के वक्त चल गई, वो हमने देख लिया कि कैसे चलाई है हमने। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो एपीआई है ना, वो डेटा लाके दे मुझे, और जैसे ही मैं पोस्ट करूँ ना, वैसे ही मुझे दोबारा डेटा भी ला दे। अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम पहुंच गए हैं कि भाई अब हमें जो मसला सॉल्व करना है ना, वो ये है कि डेटा हम जैसे ही पोस्ट करें, डेटा फैच हो जाए। सेम एपीआई जो हमने कंपोनेंट लोड पे चलाई थी, ऐसे ही है, ऐसे ही है भाई। पीछे वालों से आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो अब हमें इस चीज़ के ऊपर ये ढूंढना है कि भाई इसका कोई मेथड मिल जाए कोई। अब हम इस तरफ जाते हैं कि भाई हम कोई लॉजिक लिखते, इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाते। इफ एल्स ही होगा, इसके पीछे क्या होगा? तो रिएक्ट ने फिर से हमें बोला कि भाई आप टेंशन छोड़ दो, आपके पास ये जो मैंने डिपेंडेंसी एरे दी है ना, वो जो डिपेंडेंसी है आपकी, क्या करो, इसके अंदर ऐड कर दो। आपकी जो डिपेंडेंसी है ना, जिसकी बेसिस पे आपको दोबारा से एपीआई कॉल करनी है, तो वो एपीआई कॉल के वक्त जो है ना, इसके अंदर कोई स्टेट प्रोवाइड कर दो आप। अब वो हम स्टेट बना लेते हैं। कैसे? क्या नाम रखें स्टेट का? वैलिडेट डेटा, ये रख सकते हैं नाम हम। सेट वैलिडेट कराते हैं ना हम डेटा को, आसान रख लेते हैं कुछ। रीफैच एपीआई, ये रख लेते हैं, ये आसान है। सेट रीफैच एपीआई इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इनिशियली क्या होगी ये? कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर। हमने फॉल्स रख दिया। क्लियर है?
और हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारी पास डिपेंडेंसी एरे है ना, हमने इसके अंदर इस स्टेट को पास कर दिया। बस अब हमारे हाथ में ये कंट्रोल है कि रिएक्ट ने ये बोला है कि इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर जो भी स्टेट होगी वो जैसे ही अपडेट होगी ना, मैं यूज इफेक्ट को चला दूंगा। ऐसे ही है, रिएक्ट ने हमें ये कहा कि भाई आप टेंशन ना लें, आपको जब भी ये यूज इफेक्ट चलाना है ना, हम चला के देंगे। पहली दफा में आपको अगर सिर्फ कंपोनेंट लोड पे चलाना है तो डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ एक दफा चलेगा, उसके बाद कभी भी नहीं चलेगा, कोई सी भी स्टेट अपडेट हो जाए नहीं चलेगा। बट आप चाहते हैं कि भाई मेरा यूज इफेक्ट कंपोनेंट लोड पे भी चले, और क्या हो, मैं कोई स्टेट अपडेट करूँ ना तो उसके ऊपर भी चले। ऐसे ही है। तो हमने क्या कहा कि उसने बोला ठीक है, आप इसके अंदर ना कोई एक मुझे स्टेट प्रोवाइड कर दो, एक प्रोवाइड कर दो या लिस्ट ऑफ स्टेट्स प्रोवाइड कर दो, जब भी यहाँ पर एरे है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना मल्टीपल भी हो सकती है, ऐसे मैं यहाँ पे जो है ना कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ स्टेट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यूज इफेक्ट ने ये काम करके दे दिया हमें कि स्टेट अपडेट करो और डेटा फैच दोबारा से करवा लो। सही है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ना एक बटन लगा लेते हैं। बटन रीफैच डेटा, क्लियर है। अच्छा, बटन के ऊपर क्लिक करना हो हमें, और उस इवेंट को क्या कहते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी एपीआई जब चलेगी तो डेटा लेके आएगी। ठीक है, अब मैं ना समझ लें इसको ना थोड़ा सा सिमुलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कोई ऐसी तरतीब हम बना लेंगे जो है ना हम ना दोबारा खुद से जो है ना ये चला सके यूज इफेक्ट। सो इसके अंदर मुझे सिंपल सा क्या करना होगा कि मैं इस स्टेट को अपडेट करवा दूं, यस सेट रीफैच एपीआई, इसको मैंने कर दिया ट्रू। क्लियर हो गया। यस सर। इसको रन करके देखते हैं कि आया हमारे पास क्या हो रहा है। जी करवाते हैं कंट्रोल भी। ठीक है, हमारे पास बटन बन गया। अब ये समझ लें कि ये जो बटन है ना इसके आसपास डेटा है। लिख दे कुछ कुछ लिख देते हैं इसमें, थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं।
अच्छा चले आओ वापसी आ जाए, देख लेते हैं। मैंने पेज लोड किया, मेरे पास क्या हो रहा है, राइट नाउ डेटा फैच हो रहा है। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आया, मेरे पास लोडिंग लिखा हुआ आया कि भाई अभी आप रुक जाएं, अभी आप लोडिंग स्टेट देखें, मेरे पास डेटा अभी फैच हो रहा है। ठीक है, अब डेटा फैच हो गया मेरे पास। अब समझ लें कि एक और फील्ड लगाते, लिंक्डइन बनाएंगे आज हम। अब हमारे पास क्या आ गया, पहले नंबर पे डेटा आ गया, दूसरे नंबर पे क्या चीज है, इनपुट फील्ड है, लास्ट में क्या है हमारे पास, बटन। समझ लें ये पोस्ट डेटा का फंक्शन है, बटन है सॉरी, इसको पोस्ट डेटा कर देते हैं। अब ये हो गया पोस्ट डेटा। अब हमने क्या किया, हमने पेज लोड किया। अब सबसे पहले क्या हो रहा है हमारे पास, लोडिंग हो रही है। लोडिंग का मकसद, अब यूजर को तो पता है लोडिंग हो रही है, हमारे लिए क्या हो रहा है, डेटा फैच हो रहा है। जब तक हमने यूजर को लोडिंग दिखा दी, अब जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हुई हमारे पास पेज खुल गया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ, एक मिसाल है, मैंने लिखा कि दिस इज इनपुट, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को भेजना है। ऐसे ही होगा तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब डेटा जा भी रहा है और नया डेटा आ भी रहा है। लेकिन ये वाला जो टाइम होता है ना, इसके अंदर हम सिर्फ लोडिंग स्टेट नहीं दिखाते। जब भी हमारे पास ये हम पोस्ट को भेज रहे होते हैं ना, हम साइड में एक छोटा सा लोडर दिखा देते हैं, पूरे पेज के ऊपर नहीं दिखाते। जैसे आप लोगों ने अपने लिंक्डइन के अंदर देखा होगा ना कि इनिशियली जब डेटा आपके पास है लेकिन आउटडेटेड है, लेकिन डेटा तो है ना दिखाने के लिए, तो जब आपके पास पोस्ट जा रही होती है ना, आप पूरे पेज पे लोडर नहीं घुमाते। आप क्या करते हो, उसका इनपुट फील्ड के बराबर में छोटा सा लोडर दिखा देते हो और एकदम से जैसे ही वो पोस्ट हो जाती है तो वहीं पे टिक बना हुआ आ जाता है और फिर वो पोस्ट जैसे ही टिक आता है उसके नीचे नजर आ जाती है। सो दैट इज हाउ हम अपने यूज इफेक्ट को बार बार रन करवा सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। कैसे कि वो जो डिपेंडेंसी एरे हमारे पास है उसके अंदर हम ऐसी स्टेट रख दें और उसको बार बार अपडेट करते रहें। क्लियर है जी सर? सर वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती थी, फंक्शन स्कोपिंग को यूज करते हुए काम होता था और बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती थी। कंपोनेंट लोड होना, अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट में डिस्कस नहीं कर रहे, वो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग आपसे डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि स्टूडेंट्स ना फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या करना पड़ता, बताना पड़ता था ऑन कंपोनेंट लोड, ऑन कंपोनेंट माउंट, ऑन कंपोनेंट अनमाउंट, क्या एक्शन परफॉर्म होने चाहिए, वो भी हम कस्टमाइज बताते थे। ठीक है सर जी, इसको कहते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल। ये पढ़िएगा रिएक्ट का, जब आप लोगों की थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी हो जाए रिएक्ट में, प्रोफिशिएंसी इन दी सेंस कि आपको एक टास्क दिया जाए और आप वो कर सको। जैसे ये हैकाथॉन आएगा हमारा, नेक्स्ट जो हैकाथॉन है नेक्स्ट मंथ, तो उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी है सारी, इंशाल्लाह उससे पहले पहले हम अपना सारा कोर्स कवर कर लेंगे और अपनी क्लास की पेस के हिसाब से। सो उसके बाद जो है ना फिर ये थ्योरी पे जाइएगा, रिएक्ट की थ्योरी कैसे होती है, ये वर्चुअल डॉम जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ें आपको ना एक कॉन्फिडेंस देती हैं। एक मिसाल है, अकाउंटिंग का फाइनेंस का इंटरव्यू होता है ना, उसमें पहला सवाल क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस, कोई जवाब देके बता दे। फाइनेंस का इंटरव्यू चल रहा है अकाउंटेंट का, वो उससे सवाल हो जाता है व्हाट इज बिजनेस, ब्लैंक बैठा होता है बंदा, जो बिगिनर बंदा होता है। बिजनेस क्या है ये बता दो, Selling something. इंग्लिश में बताओ ना। Selling something. अर्न्स प्रॉफिट,
लीगल एक्टिविटी दैट अर्न्स प्रॉफिट, सही है। और कोई? Selling something. तो अब ये देखें कि हमारे सामने कितने लोग बैठे हुए, 600-700-800 लोग बैठे हुए हैं। 800 में से कितने बंदों ने बताया? क्या है यहाँ पे जितने भी बंदे बैठे हैं उनको ये नहीं पता कारोबार क्या होता है? पता है, जवाब नहीं है उसका। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों ने इतना सोचा ही नहीं होता कि यार ये भी सवाल हो सकता है। बेसिक पे फंस जाता है बंदा। यूज इफेक्ट क्या करता है सब बता देंगे। वर्चुअल डॉम क्या होता है, पहला सवाल उसका होगा, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस Down. टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी है, समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग कर लें। अच्छा, ये वाली डेटा फैचिंग जो है ये लोग आप कराएंगे, ठीक है? यहाँ पे हम नया राउट बना लेते हैं क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग के लिए। अब तो इजी हो गया होगा आप लोगों के लिए जी। डेटा फैचिंग में तो मसला नहीं है ना, कैसे की थी हमने? इसके अंदर हमने फाइल बना दी page.tsx। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे कंपोनेंट बनाना है, तो क्या हमने वो जो स्निपेट लिखा हुआ है उसके थ्रू कैसे बनाते थे हम? RAFCE या RFCE, ठीक है। मेरा कंपोनेंट बन गया मेरे पास। क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको? यूज क्लाइंट लगा दूं यहाँ पे, Yes sir. टॉप पे लगाऊं? Yes sir. हाँ, टॉप पे लगाना ज़रूरी है, यहाँ नहीं लगा सकता मैं, या मैं कहीं पे अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता कि मैं यहाँ लिख दूँ या पेज के आखिर पे लिख दूँ, क्योंकि जब रिएक्ट उसको पढ़ेगा तो पहली लाइन पढ़ेगा, और पहली लाइन में उसको यूज क्लाइंट नहीं मिला तो फिर क्या होगा? वो समझ लेगा ये सर्वर साइड है, और फिर आपके सारे कोड पे एरर दे देगा। क्लियर है? क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। अब क्या करें? यूज इफेक्ट को छोड़ें, हम सबसे पहले ये तो देखें हमने किया हुआ क्या है। सही है। अब हमें क्या करना है? कंपोनेंट के ऊपर हमें अपना डेटा दिखाना है, ऐसे ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने एक API फैच की हुई है और डेटा को पार्स किया है, सही है। और सर्वर साइड के ऊपर हमें पता है कि स्टेट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, लेकिन क्लाइंट साइड के ऊपर वर्चुअल डॉम पे आपको दिखाने के लिए स्टेट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी जगह पे कोई स्टेट आ जाएगी, ऐसे ही होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्टेट बना लेते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं हम? एक मिसाल है डेटा और सेट डेटा, यूज स्टेट, और इसके अंदर हमने एक इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, इंपोर्ट हो गया। अच्छा, जब भी आप कोई स्टेट बनाते हैं तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, उसको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू आप देते हैं। तो टू डूज के केस में हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या डेटा होगा? एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास रिसीव हो रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो टाइप बनी हुई है ना, हम इसको दोबारा नहीं बनाते, लाकर ना यहाँ पर अपने पास कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नहीं, वो वीडियो बन रही है ना, तो उसके अंदर नज़र आ जाएगा। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है वहाँ के क्या आ रहा है, और ये सिंपल रख के बिल्कुल हम देखते हैं कि भाई ये इजी वे में कैसे होगा। कोड क्लीन तो करना हमें आता ही है। और इसकी हमारे पास क्या आ रही है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी हमारे पास एरे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे प्रोवाइड कर देते हैं इनिशियल स्टेट के अंदर, और इसकी टाइप में कैसे दूंगा? I2 के साथ एरे, यूज स्टेट के बाद एंगुलर ब्रैकेट। यूज स्टेट के बाद, यूज स्टेट अच्छा, मतलब आप कह रहे हो पैरेंथेसिस से पहले? ओके, पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या दे दिया? आई टू डू। एरर क्यों आ रहा है यार? ये एरे देना, एरे वो ऑब्जेक्ट है ना अभी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या बताएंगे? आई टू डू की हमारे पास क्या आएगी? एरे आएगी। तो उसने अब जो है वो एरर हमारे पास से चला गया।
अच्छा भाई स्टेट बन गई कहाँ पे, जो स्टेट हमारे पास थी उसके अंदर अब हम डेटा सेव करवा सकते हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है सबको? ये स्टेट के अंदर क्या करेंगे हम, डेटा फैच करके सेव करेंगे। ठीक है, अब एपीआई फैच कैसे कर रहे थे हम देखते हैं दोबारा आगे। हमने क्या किया, ये वाली लॉजिक लिखी हुई, अच्छा इसको कॉपी करो। हमने इसको कॉपी किया। अब जैसे हमने देखा था कि क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम डेटा फैचिंग कहाँ पे करते हैं, यूज स्टेट के अंदर। कहाँ पे करते हैं डेटा फैचिंग, यूज इफेक्ट में करते हैं ना। अभी हमने जो यहाँ पर देखा था, जो सिमुलेशन हमने क्रिएट की थी, हम लोग अभी जो इतनी देर से पढ़ रहे थे वो यूज इफेक्ट पढ़ रहे थे ना। अब इस यूज इफेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, अपने डेटा को फैच करना है। तो अब इसका कोड बताएं, यूज इफेक्ट कैसे बनेगा। यूज लिखा हमने, आगे इफेक्ट करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस। अच्छा वो कह रहे हैं इंपोर्ट कर लो। सो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही होती हैं, रिएक्ट में से मिल रही होती हैं। क्या एरर कर दिया मैंने, कॉल बैक प्रोवाइड नहीं की भाई, उसका एरर है, टाइप एरर है। टाइप एरर के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कॉल बैक प्रोवाइड की। कॉल बैक प्रोवाइड करने के बाद पूरा का पूरा हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, जैसे हम कॉल बैक बनाते हैं ना। और क्या करना है आगे इसके, डिपेंडेंसी एरे। यूज इफेक्ट का जो सिंटेक्स है वही है। अब इस फंक्शन में हमारी लॉजिक होगी और डिपेंडेंसी एरे के बेसिस के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, री रेंडर थोड़ी कराएंगे। बताएं जो भी समझ में आया हुआ है ना वो बताएं, ताकि फिर हम इसको और क्लियर कर लेंगे। कोई कह रहा है री रेंडर कराएंगे, कौन कह रहा है ये वाली बात, एपीआई दोबारा से चलाएंगे, ये कौन कह रहा है, सही है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक यूआई नजर आ रही है ना, हम उसको करते हैं री रेंडर। और नया डेटा हमें कब नजर आएगा, जब कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा। आपने अपने इस क्लास के अंदर ये चीज़ देखी थी कि जब स्टेट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। स्टेट के अंदर हमने एक डेटा को रखा और उसको सेट स्टेट से जब हमने उसको दोबारा से कॉल किया, अपडेट किया सेटर फंक्शन से, तो वो हमें यूआई के ऊपर नज़र आ गया था। वेरिएबल के केस में अपडेटेड वैल्यू नज़र आई थी, नहीं आई थी ना। वेरिएबल के केस में कहाँ नज़र आई थी, नहीं आएगी नज़र। कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ना, जैसे एक मिसाल है लेट डेटा इक्वल्स टू एरे, और इसको मैं बार डेटा बंद कर देते हैं, और इसको मैं जाके जो है ना ऑन क्लिक के ऊपर अपडेट करूँ इसके अंदर, स्टेट के वेरिएबल के अंदर, तो वो कभी भी हमें यूआई के ऊपर नज़र नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्ट को पता ही नहीं चल रहा कि डेटा अपडेट हो गया। रिएक्ट को तो हमें भगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा रीफैच वाली बात हो रही है ना, इसके अंदर भी एक मिसाल है, मैं कोई लॉजिक लगा के जो ना डेटा फैच करा लूँ, लेकिन क्या वो मेरी यूआई पे नजर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्ट को ये पता ही नहीं है, तो उसने यूआई को रिफ्रेश किया ही नहीं। ठीक है, उसने यूआई को री रेंडर किया ही नहीं। हमेशा अपडेटेड डेटा आपको दोबारा री रेंडर के बाद ही नजर आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर रिएक्ट क्या कहता है कि भाई आप सब छोड़ दो, आप भूल जाओ री रेंडर क्या होता है, आप कुछ भी नहीं करो, आप जो है ना यूज इफेक्ट चला दो। बोला मैं देख लेता हूँ, री रेंडरिंग खुद ही कर लूंगा मैं। जैसे ही यूज इफेक्ट चलेगा मैं री रेंडर कर दूंगा कंपोनेंट को। जैसे ही आप स्टेट अपडेट करोगे मैं उसको यूआई पे अपडेट कर दूंगा। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है? यस सर। किसको क्लियर नहीं है वो हैंड रेस करें। री रेंडर वाली बात क्लियर नहीं हुई। कंपोनेंट ही, हम जब भी बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो कंपोनेंट हम डिजाइन कर रहे हैं, हम हमेशा उसी की बात करेंगे। पूरा पेज री रेंडर नहीं करते हम, जिस कंपोनेंट के अंदर ये काम हो रहा है वही। देखिए हमारे पास एक चीज है कि
हमने डेटा फैच किया, अपनी यूआई के ऊपर दिखाया। अब हमने डेटा दिखा दिया है, मतलब लिंक्डइन जैसे ही मैंने खोली तो मेरी यूआई के ऊपर डेटा आ गया। एक मिसाल है, मैं डेटा पोस्ट कर देता हूँ लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन मेरी जो वेबसाइट है रिएक्ट के ऊपर जो बनी हुई है उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने कुछ डेटा भेजा है। और उसके अगेंस्ट में मैं क्या करूँ, एक मिसाल है, ये यूज इफेक्ट के अंदर करना, डेटा फैचिंग करना क्या ज़रूरी है? ये जो अब इस बात का मेरा जवाब है कि ये जो मैं यहाँ पर से स्टेट अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एपीआई फैच नहीं कर सकता कोई। यहाँ पे मैं कोई एपीआई फैच नहीं कर सकता ऐसे एसिंक लगा दूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अवेट करके फैच कर लूँ, जो भी चीज़ करूँ एक्स वाई जेड, फैच हो जाएगा ना डेटा। लेकिन मसला क्या आएगा, पूरा पेज रीलोड कर। क्योंकि मेरे पास डेटा है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ देखी थी वेरिएबल के केस में कि डेटा हमारे पास अपडेट हो गया था वेरिएबल में, यूआई पे नज़र नहीं आ रहा था। यूआई पे नज़र आने के लिए आपको उसको दोबारा से री रेंडर करना होता है। ये चीज़ क्लियर है कि जब भी अपडेटेड डेटा आपको दिखाना है वेबसाइट के ऊपर तो क्या करना पड़ेगा, यूआई को री रेंडर करना पड़ेगा। तो वो री रेंडर करने के लिए जो है ना, हम अपने डायरेक्टली एपीआई फैच नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम यूज इफेक्ट के थ्रू एपीआई फैच करते हैं कि एपीआई फैच हो और एपीआई कंपोनेंट लोड होने से पहले डेटा भी मौजूद हो। देख रहे कंटिन्यूअस साइकिल चल गई ना, कि पहली दफ़ा कंपोनेंट लोड हुआ तो डेटा की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने ये चीज़ मेक श्योर करा ली कि जब कंपोनेंट लोड हो तो उससे पहले डेटा आ जाए। जब हमने पोस्ट किया उस वक्त भी ये चीज़ मेक श्योर की हमने कि कंपोनेंट लोड जब री रेंडर हो के दोबारा लोड हो तो डेटा उससे पहले मौजूद हो। तो यूज इफेक्ट का जो हमारे पास सिंपल सा जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा री रेंडरिंग और री डेटा फैचिंग, ये दो चीज़ें होती हैं। डेटा को आप कंपोनेंट को री रेंडर कराते हो और उसके अंदर अपने डेटा को उससे पहले फैच कर लेते हो। क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है। सो अब इस बात का सवाल मिल गया कि मैंने जवाब मिल गया कि मैंने यहाँ पर क्यों एपीआई फैच नहीं की, रादर दैन कि मैं जाता और यूज इफेक्ट को दोबारा चला रहा हूँ। अच्छा, अब एक सवाल है कि रिफ्रेश करते हैं, लोडिंग हो रही है हमारे पास, डेटा आया, यूआई नजर आ गई, मैंने पोस्ट पे क्लिक किया, मैंने क्लिक किया है, अभी रीलोड हो गया, मैंने पोस्ट डेटा पे दोबारा क्लिक किया, अब कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, ये ना टैप कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, कुछ भी नहीं हो रहा। स्टेट में सेट तो कर रहा हूँ मैं ट्रू, मैंने तो बटन के अंदर ट्रू की हुई है, यहाँ पे देखे ना आप, ये भी ट्रू हुई भी है, स्टेट तो सेट की है मैंने। अगर स्टेट में सेट नहीं करता तो वो चलता ही नहीं दोबारा। ये काम क्यों हो रहा है हमारे पास जी? क्या नहीं करा? फॉल्स नहीं करा से क्या मुराद है? सही, हमारे पास यूज इफेक्ट जब ही चलेगा जब हमारी स्टेट अपडेट होगी। हमने यही बात की थी ना कि स्टेट अपडेट होगी तो यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे के अंदर जो हमारे पास एरे है, ये वाली जो स्टेट है, ये जब अपडेट होगी जब चलाएगी रिएक्ट इसको दोबारा। तो पहली दफा जब मैंने क्लिक किया था तो क्या थी स्टेट? पहले क्लिक करने से पहले स्टेट क्या थी? फॉल्स। जब क्लिक कर दिया तो क्या हो गई? ट्रू। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो पहले क्या थी? ट्रू थी ना? फॉल्स वाले कितने हैं? नहीं, ट्रू थी। नहीं बताएं, टेंशन नहीं ले, हम क्लियर करेंगे ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाएंगे। कौन कौन कह रहे हैं दूसरे क्लिक से पहले भी स्टेट फॉल्स थी? फॉल्स वाले हाथ उठाए ना। दूसरे क्लिक से पहले फॉल्स थी या ट्रू थी? ट्रू। ट्रू क्यों थी?
क्योंकि मैंने एक दफ़ा जब क्लिक किया था स्टेट हो गई ट्रू, अब उसके बाद वो वैल्यू मौजूद है, तो जब मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो स्टेट चेंज हो गई, कहाँ पे जा रही है? फॉल्स फॉल्स पे जा रही है। ट्रू में ही है। यहाँ पे तो मैंने ट्रू लिखा है, तो वो ट्रू पहले भी ट्रू थी, अभी भी ट्रू है, तो अपडेट तो नहीं हुई, तो इसलिए रिएक्ट ने उसको दोबारा से चलाया ही नहीं। उसने देखा, डेटा को मैच किया, पहले ट्रू थी, अभी दोबारा आई है, ये भी ट्रू है। अब भले से मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ बार बार ट्रू, तो वो रिएक्ट क्या कर रही है? क्या कर रही है रिएक्ट? यूज इफेक्ट को दोबारा नहीं चला रही। ये चीज क्लियर हो गई कि स्टेट अपडेट होगी तभी यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा, अदर देन दैट नहीं चलेगा। और हम यहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स भी दे सकते हैं। क्लियर है? चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी डेटा फैचिंग को। अच्छा भाई, यहाँ पर मैंने एक स्टेट बना ली जिसमें डेटा मैं फैच करूंगा, और मैंने एक यूज इफेक्ट बना लिया जिसके अंदर मैं डेटा सेव करूँ। उल्टा कह दिया मैंने एक स्टेट बना ली जिसके अंदर मैं डेटा सेव करूंगा, और एक यूज इफेक्ट बना लिया जिससे मैं डेटा फैच करूंगा। क्लियर है? अब देखते हैं दोबारा कि क्या किया है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ज़रा सा डिफरेंस है सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के अंदर। कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है, सिर्फ अब हम छाप रहे हैं। ये कोड लिखा हुआ है, इससे डेटा फैच हो रहा है ना? यस सर। इसको उठा लेते हैं कोड को, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। सिंपल फैच कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब मेरे पास एक एरर आ गया। क्या एरर आया? अवेट। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास सर्वर साइड कंपोनेंट में हमने क्या किया था? एसिंग कहाँ पे लगा दिया था? कंपोनेंट के अंदर ही एसिंग लगा दिया था, कंपोनेंट को ही एसिंग बना दिया था। लेकिन क्लाइंट साइड कंपोनेंट एसिंक्रोनस नहीं होते, ठीक है? क्लाइंट साइड कंपोनेंट को हम एसिंग नहीं कर सकते, सिर्फ सर्वर साइड कंपोनेंट को कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर एसिंग लगाऊंगा ना तो कोई कुछ होगा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास। क्यों? उसकी वजह यही है कि क्लाइंट साइड कंपोनेंट को हम एसिंग कर ही नहीं सकते जी। वो चलता है हमारे पास ब्राउजर के अंदर, और डायरेक्टली अगर माउंट होता है तो वो एसिंग हुआ या सिंक्रोनस हुआ, लाइन बाय लाइन चलता है ना, देखेगा उसको एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये वजह है। अच्छा, इसकी थ्योरी में हमें नहीं जाना है अभी कि एसिंक्रोनस क्यों होता है और सिंक्रोनस क्यों होता है। हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई एसिंक्रोनस नहीं हो सकता। क्लियर है? थ्योरी इतनी है कि आप लोगों को 6 महीने भी अगर रिएक्ट पढ़ाएंगे ना तो वो भी कम पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, मेन कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाए, कोडिंग स्टार्ट हो जाए। अब हम इसको एसिंग नहीं कर सकते, तो हमें जो है ना ये कॉलबैक नजर आ रही है। कॉलबैक क्या होती है हमारे पास? कॉलबैक हमारे पास सर एक फंक्शन होता है, यस सर। तो हम कोशिश करते हैं इससे पहले लगाते हैं। अब यहाँ पर एरर आ गया है, नीचे के दोनों एरर हट गए हैं, लेकिन ऊपर क्या एरर आया? कह रहे आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप प्रॉमिस वॉइड इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप इफेक्ट कॉलबैक। इसकी कोई इफेक्ट कॉलबैक की टाइप है, वो कह रहा है ये जो है ना आपने जो बना दिया है फंक्शन, ये इसको सपोर्ट नहीं करती। तो अब मुझे क्या पता लगा कि मैं एसिंग यहाँ पे भी नहीं लगा सकता। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब बैठेंगे कि भाई ये क्या मसला है, क्यों नहीं, अब हम वहाँ भी नहीं लगा सकते, हम तो कंपोनेंट पे भी नहीं लगा सकते, अब डेटा फैच कैसे करें? ये तो बड़ा मसला हो गया। अलग से फंक्शन बनाएंगे। क्या? डॉट देन भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल वे पे जाते हैं ना, जो अपडेटेड वर्जन है किसी चीज़ का, कि हम क्या करेंगे, कॉलबैक के अंदर एक फंक्शन बना हम क्या करेंगे, एक ना फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट फैच डेटा इक्वल्स टू एसिंक। क्लियर है? एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया और एसिंक्रोनस बना दिया उसको, कि अब ये जैसे ही इसके अंदर कोई भी डेटा फैचिंग होगी तो वहाँ पर हम अवेट का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। एरो फंक्शन का सिंटैक्स पूरा नहीं लिखा।
ओ लगा दी सर। ये अंदर से अच्छा अब क्या करेंगे, सारा कोड है। ये सारा का सारा कोड मैंने इसके अंदर लिख दिया, मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये डेटा यहाँ पर फैच हुआ है, तो मुझे कहाँ पर सेव करना था डेटा को, सेट डेटा की कहाँ पे करना था डेटा को सेट। डेटा की वेरिएबल एरे में हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाई थी, ये क्यों बनाई थी हमने, डेटा सेव करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। किस लिए बनाई थी, डेटा को सेव करने के लिए। डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बार बार अपडेट, बार बार जो ये रिपीट करने का मकसद है ना, वो यही है कि ना घुस जाए दिमाग में हमारे कि जो है ना हम क्यों बना रहे हैं स्टेट, यूज इफेक्ट क्यों बना रहे हैं। मकसद हमें अगर पता हो ना कि ये चीज़ क्यों हो रही है, स्टेट बन गई, यूज इफेक्ट चल गया, ये तो पता लग गया, तो ये कोड तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यूजुअली जब बंदा खुद से कोड लिखने के लिए बैठता है ना, तो फिर उसको अगर पता नहीं हो ना कि ये जो चीज़ें हमने की थी ये क्यों की थी, तो कोड बिल्ड करना ना बहुत मसला बन जाता है। कि हैकाथॉन में भी बहुत सारे लोगों को मसाइल हुए होंगे कि क्या नाम है, फ्लेक्स बॉक्स कहाँ यूज़ करना है, ग्रिड कहाँ यूज़ करना है। हमने ये तो पढ़ लिया था कि फ्लेक्स बॉक्स भी कैसे चलता है, ग्रिड भी कैसे चलता है। हमने ये भी पढ़ा था कि यूज़ कहाँ पे करना है। अगर आपने वो चीज़ सही से नहीं समझी कि यूज़ कहाँ पे करना है, तो फिर क्या मसला होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स लगाए या ग्रिड लगाए। तो हमने एक फंक्शन बना लिया। अब क्या करना है, स्टेट के अंदर डेटा को सेव करना है ताकि हम यूआई पे डिस्प्ले करा सकें। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, हम ये सेट डेटा की स्टेट को यहाँ पर लाके और इसके अंदर क्या सेव कर दूं मैं, पार्स रिस्पॉन्स। ये आ गया मेरे पास, क्लियर है यहाँ तक। स्टेट भी सेट कर दी। अब क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को फंक्शन कॉल होगा तो डेटा फैच एपीआई कॉल करेंगे। अबे चुप तो है। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, दो काम और करने हैं। अब हमें ना करने हैं दो काम। सबसे पहले तो अभी हमने फंक्शन बनाया है, फंक्शन बनाने के बाद क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं। फंक्शन को सिंपली हम जब तक कॉल नहीं करेंगे हमारे पास डेटा फैच होके नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल फंक्शन को कॉल कर दिया। और मोस्टली जो लोग मिस्टेक करते हैं ना अपने कोड के अंदर यूज इफेक्ट से डेटा फैच करते हुए, वो यही करते हैं कि वो फंक्शन कॉल करना ही भूल जाते हैं और वो बैठे हुए डिबग कर रहे होते हैं। यहाँ पर कंसोल लॉग लगाया, यार ये चल नहीं रहा, क्या मसला है। फंक्शन के बाहर कंसोल लॉग लगा रहे हैं, वो चल रहा है, फंक्शन के अंदर लगा रहे हैं वो, यार वो ये नहीं चल रहा, क्या मसला है सर, ये बता दें। तो उसका मकसद यही होता है कि फंक्शन जब आपके पास रन ही जब तक नहीं होगा, जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे फौरन कॉल कर देना है। और दूसरा जो इसका मेथड था, वो यहाँ से किसी ने बताया था कि हम क्या करें कि एसिंग फंक्शन नहीं बनाए, हम डॉट देन करके सारा काम कर लें। लेकिन वो एक हमारे पास ओल्ड अप्रोच है। न्यू अप्रोच हमारे पास क्या है कि हम एसिंग अवेट को यूज़ करते हुए अपने कोड को क्लीनर वे के अंदर एग्जीक्यूट करवाएं अपने यूज इफेक्ट में। यहाँ तक क्लियर है। डेटा आ गया हमारे पास, स्टेट में सेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि डेटा अपडेट पे इसको दोबारा भी चलाना है ना, एरे डिपेंडेंसी एरे में देना है, नहीं अभी तो डिपेंडेंसी की तो बात की बात है ना, फिर इसको डिस्प्ले करवाना है। अभी तो हमें डेटा डिस्प्ले कराना पड़ेगा। अब डिस्प्ले कराने की तरफ जाते हैं ना, अब वो अपडेट वाला केस बाद में आएगा। तो अब हमने डिस्प्ले के लिए क्या किया है, मैप लगाएंगे डेटा के ऊपर, डेटा के वैल्यू हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि चले इसको लेके आते कोई हैं, कॉपी कर, इसको लेके चलते हैं वहाँ पे। हम यहाँ पे आए और हमने क्या किया, हमने पेस्ट कर दिया इसको और यहाँ पे क्या किया, डेटा। क्लियर है। अच्छा हमने इसके अंदर कोड के अंदर क्या किया, डेटा की हमारे पास एरे थी, एरे के ऊपर हमने एक लूप लगाया। लूप लगाने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर से हर एलिमेंट के लिए हमने ये वाली डिफ बना के रख दी। ऐसे ही किया था ना हमने। मैप हमारे पास क्या करता है, हमारे एरे के ऊपर लूप चलाता है और जो भी चीज़ हम उसमें से रिटर्न कराते हैं वो वापसी हमें रिटर्न करके दे देता है एक एरे के अंदर। तो हमारे केस में वो क्या रिटर्न करके दे रहा है, JSX रिटर्न करके दे रहा है रिएक्ट को।
कि भाई ये ले आपके पास ये डिव है और इसके ऊपर हमने की प्रॉप यहाँ पर सेट कर दी। की प्रॉप हमने सर्वर साइड कंपोनेंट में भी डिस्कस की थी, क्लाइंट साइड कंपोनेंट में भी डिस्कस की थी। वर्चुअल डॉम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा सेम है, क्लाइंट साइड में भी और सर्वर साइड में भी। क्लियर है? ठीक है। अभी की प्रॉप दे दी, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास नेम लगाई हुई है। क्लास नेम के बाद हमने क्या किया हुआ है, हमने जो ये मेरे पास टू डूज आ रहे हैं वो हमने यूआई के ऊपर शो किए हुए। हमारे पास डेटा डिस्प्ले करा दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक सबको? नहीं समझ में आया तो भाई बता दें। जी मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। तैमूर भाई ये सुन सकते हैं क्या कह रही मैम? हमने यहाँ पे सिंपल सा काम किया है कि भाई हमें क्लाइंट साइड कंपोनेंट के अंदर डेटा फैच करना है। अब डेटा फैच करने के लिए हमारे पास कितनी, अब वो मुझे पता नहीं है आपका सवाल, लेकिन अब मैं रिपीट कर रहा हूँ जब तक वो सुन लेंगे। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी कि भाई हमने जैसे सर्वर साइड के अंदर क्या किया था, सर्वर साइड के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, उसमें डेटा को सेव कर दिया था। क्लाइंट साइड के अंदर हम डेटा को स्टोर कहाँ करते हैं, किसी ना किसी स्टेट के अंदर करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप के ऊपर एक स्टेट बना दी, उसके अंदर हम डेटा सेव करेंगे आगे चल के। फिर डेटा फैचिंग के लिए हमने क्या किया, चले फिर हमने क्या किया, एक एपीआई फैच करनी थी यूज इफेक्ट के अंदर। तो हमने क्या किया, एक एपीआई फैच कर दी। एपीआई फैच करने के बाद हमने डेटा को इस स्टेट के अंदर सेव कर दिया और फंक्शन को कॉल कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ तक हमारे पास एक स्टेट बनेगी, स्टेट के अंदर डेटा सेव हो जाएगा डेटा फैच होने के बाद। अब वो डेटा फैच हो गया, लेकिन वो डेटा मेरे पास मेरे उस वक्त तक काम का नहीं है जब तक वो मुझे नजर नहीं आ रहा। डेटा को मैं देखूंगा और या किसी यूजर को दिखाऊंगा। तो यूजर को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैप करा दिया उसको स्क्रीन के ऊपर और की प्रोवाइड कर दी वर्चुअल डॉम के लिए, रिएक्ट के लिए, ताकि जब भी हम इसके ऊपर अपडेट करें तो रिएक्ट इसको अपडेट कर दे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चला कर देखते हैं इसको, सही लिखा है नहीं। जी देते हैं, पहले ये कंप्लीट हो जाए, देख लें इसको। क्लाइंट डेटा फैचिंग का ये राउट बनाया था मैंने, यही है, इसको एंटर करते हैं। हमारे पास डेटा लोड हुआ, ये देखें हमारे पास सारे के सारे टू डूज लोड हो गए। और हमें ये कैसे पता लगा कि ये मेरा कंपोनेंट जो है ये क्लाइंट साइड है? ये कंसोल ब्राउजर में नजर आया आपकी बार मुझे, और पहले कहाँ पे नजर आया था? सर्वर साइड कंपोनेंट में मेरे सर्वर पे नजर आया था, और मेरा सर्वर कहाँ चल रहा था? मेरे टर्मिनल में चल रहा था। तो मुझे कंसोल्स वहां पर नजर आए थे। अब की बार मुझे कहाँ पे नजर आए? ब्राउजर पे। तो अब ये मुझे कंफर्म है कि जो मेरा कंपोनेंट चल रहा है ये क्लाइंट साइड ही है। क्लियर है? कितनी चेंजिंग की है हमने? सिर्फ एपीआई को उठा के कहाँ रखा? यूज इफेक्ट के अंदर, और वेरिएबल से स्टेट को रिप्लेस किया। सिंपल। क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग और सर्वर साइड डेटा फैचिंग के अंदर सिंपल सा ये एक डिफरेंस था। अब क्लियर है? अच्छा, मैं कोड खोल रहा हूँ, आप सबने इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद अगर फिर किसी के क्वेश्चन हुए तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के लिए तो कोड खोल रहे हैं, मैं कोड खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसमें आप लोगों को उठ के बाहर नहीं जाना है, आपने अपना कोड लिखना है। क्लियर है? ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे स्टेट बन रही है और यूज इफेक्ट का कोड खोल दिया, उसके बाद फिर बता दिएगा जब स्क्रॉल डाउन करना होगा। 38 हो रहे हैं हम, फिर 45 के ऊपर क्लास राउट्स क्रिएट कर रहे हैं। बैठ जाए भाई, जगह पे बैठ जाए आप।
जगह पे बैठ जा। हमारे पास अभी तक हमने जितने भी राउट्स बनाए उसके ऊपर जो भी हमने चीज़ें क्रिएट की थी वो हमें नज़र आ जाती हैं। जैसे ही हम ऐप डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फोल्डर बनाते हैं उसमें page.tss बना के अंदर कोड लिखते हैं, ऐसे ही होता है हमारे पास। ठीक है, अभी डेटा फैचिंग वगैरह में कर रहा था वो सारी चीज़ें। अभी एक मिसाल है, मेरे पास google.com की वेबसाइट है, तो उसका जो स्लैश का राउट है, जो होम का राउट है, वो google.com ने बनाया हुआ होगा, ऐसे ही है। अब मेरा एक सवाल है कि आप लोग फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो और वहाँ पर ना एक राउट बन जाता है आपका स्लैश प्रोफाइल का, और उस पर आपका सारा का सारा डेटा आ रहा होता है। सो अभी तक जो हमने सीखा है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ना, जैसे ही आप अकाउंट बनाते होंगे तो वहाँ पे कोई डेवलपर बैठा होता होगा, वो आपका जो है ना प्रोफाइल का राउट का कोड लिख देता होगा, ऐसे ही होता है। नहीं, क्या होता है फिर? आपकी प्रोफाइल पे एक यूनिक आईडी दे दी जाती है। भाई मैंने अभी तक ये देखा कि जब तक मैं राउट बना नहीं रहा ना खुद से कोड में, तो राउट बन ही नहीं रहा। ऐसे ही हो रहा है ना अभी तक। तो हमने यही किया है, क्या किया है कि राउट बनाओ तो बनता है, नहीं बनाओ तो वो नॉट फाउंड आ रहा है वहाँ पे। तो मतलब कोई अकाउंट बना रहा है तो पीछे कोई खलाई मखलूक बैठी हुई है जो आपका राउट क्रिएट कर रही है एप्लीकेशन में, ऐसे ही है। ऐसा तो नहीं होता होगा। एक मिसाल है कि वो बंदे हाथ में लैपटॉप लेके बैठे हैं कि ये अभी फाद भाई ने बना दिया एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन भेजी है, फटाफट राउट बना दो, इससे पहले कि वो जाके अपनी प्रोफाइल का बटन क्लिक कर दे। सो ऐसा नहीं होता। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। एक मिसाल है, प्रोफाइल का पेज सबका सेम होता है, ठीक है। आपने एक चीज़ देखी होगी, हमारे पास जो राउट है उसका जो डेटा है सिर्फ वो डायनेमिक है, पूरी प्रोफाइल सेम होती है। प्रोफाइल का पेज का स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने देखा होगा हर किसी का, वो सबका सेम होता है। हमें क्या चीज़ डायनेमिक करनी है उसके अंदर? डेटा। तो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट डायनेमिक राउट। तो मतलब उसके अंदर हम डेटा को रीवैलिडेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा एक पैरामीटर ले लें जिसकी बेसिस के हम उसको यूनिक कर लें। ऐसे ही होगा। हमारे पास डायनेमिक फंक्शन जो हम बोलते थे, वो क्या होता है? डायनेमिक फंक्शन जिसके अंदर पैरामीटर ले लेते हैं हम, सही है। और जो हमारे पास डायनेमिक कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम प्रॉप ले लेते हैं। डायनेमिक कंपोनेंट पढ़ा था ना, कंपोनेंट को डायनेमिक कर देंगे हम अगर इसके अंदर प्रॉप ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है ना, कि कंपोनेंट को डायनेमिक कैसे किया, प्रॉप लगा दी थी उसमें। उससे पहले कंपोनेंट क्या था? स्टैटिक था। तो राइट नाउ हमारा जो राउट है वो क्या है? स्टैटिक है, लेकिन इसको भाई हमें डायनेमिक करना है। डायनेमिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राउट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसका नहीं, वो तो कोड लेवल पे है ना। हम तो बात ही नहीं करते स्टार्टिंग में कोड लेवल की। होगा कैसे? कोड तो कर ही लेंगे, करेंगे कैसे डायनेमिक? सर उसके अंदर नेस्टेड बनाकर और वो भी कोड लेवल हो गया। हमें कोई ना कोई पैरामीटर ही चाहिए होगा ना राउट में भी, जिसकी बेसिस के ऊपर डायनेमिक होगा। पैरामीटर पे तो कोड लेवल। अभी देखें, अभी जो ये मैंने एपीआई का कोड लिखा है, हार्ड कोडेड है ना सारा। एपीआई भी हार्ड कोड हुई हुई है, जब भी चलेगी सेम ही डेटा आएगा, ठीक है। अब /to_1 के नेम से भी होती है एक, आगे अगर मुझे कुछ निकालना है। सो ये जो एक मिसाल है, ये जो /to_do है ना, इसके अंदर जो है ना जेसन प्लेस होल्डर के अंदर ना डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं। टू डूज भी होती हैं, वहाँ पे पोस्ट भी होती है, सोशल मीडिया की रिव्यूज़ भी होते हैं। इन सब चीज़ों की एपीआईज हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ ना, मेरे पास जो /to_do है ये मैं डायनामिकली रिसीव कर लूँ। मुझे अपने राउट के अंदर उसको डायनामिक बनाने के लिए कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं अपने डेटा को कॉल कर सके, कॉल करके डायनामिक डेटा मंगा सकूँ। डेट इज कॉल्ड अ डायनामिक राउट। वो छोड़ दें, लार्ज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, वो हम देख ही लेंगे कि कोड पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इतना समझ में आया कि डायनामिक राउट होता क्या है, बनाकर अभी हम देखेंगे। नहीं समझ में आया, मैं बता दूँ। देखिए अभी मैंने कोड लिखा हुआ है अपने सामने, और राउट क्या बनाया है? /client data fetching। जब भी मैं कॉल करता हूँ तो सेम ही कोड चलता है, सही है। आप एक मिसाल है, kamrantisori.com जो हमारे पास वेबसाइट है, उसके ऊपर जब भी आप हिट करें
तो हीरो सेक्शन खुलता है, एक बंदे की तस्वीर लगी हुई है, ऐसे ही है। और पूरा पूरा सेम ही आता है आपके पास सारे, वो सारे के सारे कोर्सेज का जो पेज खुलता है सबका सेम है, डेटा डिफरेंट है। ऐसे ही है ना, वहाँ पे जो पेजेस आ रहे हैं ना वो डायनेमिक है। अब एक मिसाल है 6 कोर्सेज है तो क्या 6 राउट में अलग अलग तो नहीं बनाऊंगा अगर सबका स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे ही होगा ना, हम अपने कोड को रीयूज़ करते हैं, हम अपने कोड को कभी भी हार्ड कोड नहीं करते कि हमारे पास ये वाली चीज़ें हम बार बार जाके लिख रहे हो। अच्छा, ये 6 कोर्सेज से तो क्या पता मैं बना भी दूँ, एक मिसाल है ना 600 भी है तो भी मैं बना दूँ, लेकिन अब जब मुझे पता ही नहीं है कितने होंगे और क्या होंगे तो मैं कैसे बनाऊँगा। फेसबुक की जब प्रोफाइल बनाते हैं आप तो वहाँ पर एक प्रोफाइल का राउट बन जाता है। अब वो कौन बनाता है, ये एक सवाल है ना। तो वो कोई नहीं बनाता, वो डायनेमिकली खुद ही बन जाता है। अब वो हम देखेंगे कि वो बनता कैसे है। क्लियर है मैम यहाँ तक? ठीक है, चले अब आगे देखते हैं इसको। तो आप क्या करें कि उस नेम का एक फोल्डर बना लें और उसको रख दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? सो एक मिसाल है, अब मैं ना अपनी, तो मैं कैसे बनाऊंगा। फेसबुक की जब प्रोफाइल बनाते हैं आप तो वहाँ पर एक प्रोफाइल का राउट बन जाता है। अब वो कौन बनाता है, ये एक सवाल है ना। तो वो कोई नहीं बनाता, वो डायनेमिकली खुद ही बन जाता है। अब वो हम देखेंगे कि वो बनता कैसे है। क्लियर है मैम यहाँ तक? ठीक है, चले अब आगे देखते हैं इसको। तो आप क्या करें कि उस नेम का एक फोल्डर बना लें और उसको रख दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? सो एक मिसाल है, अब मैं ना अपनी प्रोफाइल का पेज बना रहा हूँ। तो मेरी प्रोफाइल का जो राउट है, एक मिसाल है linkedin.com/profile/फहद खान। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, /प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोफाइल का फोल्डर बना दूंगा। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, फहद खान का राउट जो कि डायनेमिक होगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम एक मिसाल है, हम कहते हैं कि हम ले रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम और इसके अंदर मैं बना लूंगा page.tsx। देखिए अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हुआ है, इसके अंदर /प्रोफाइल और ये जो /फहद खान आएगा ना यहाँ पे, ये फहद खान हमेशा डायनेमिक होगा। आपके केस में आपका नाम होगा, दूसरे के केस में दूसरे का नाम होगा और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। हर किसी का अपना अपना नेम आता रहेगा और उसी बंदे का ही डेटा आपको शो होगा। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अब हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, क्या हमने कंपोनेंट बना लिया और कंपोनेंट के अंदर हमारे पास जो चीज़ हमारे पास रिसीव होगी वो क्या होगी, पैरम्स होंगे। यहाँ पे क्या रिसीव होगा मुझे, सर पैरेंट्स होंगे। पेरेंट्स लिखते हैं इसको, लेकिन आपका जवाब गलत है। हम कंसोल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। डीस्ट्रक्चर करके देख लेंगे। डीस्ट्रक्चर करते हैं तो हम डायरेक्टली फिर मुझे बताना पड़ता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को नजर आए कि हुआ क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे पैरम्स लिख दिया और ये जो पैरम्स है ना हमारे पास, इसको पेज ही रहने देते हैं। अच्छा, इसको क्लाइंट साइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास यूज क्लाइंट। क्लियर है? और यूज क्लाइंट के बाद हम आते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 आप प्रोफाइल तक तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया,
स्टैटिक हो गया, यहाँ तक तो मुझे चाहिए था स्टैटिक। इससे आगे क्या चाहिए था मुझे? डायनेमिक। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फहाद खान। मेरा पेज खुला, मेरे पास लॉग में क्या प्रिंट हुआ है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या की है? पैरेंट्स। और पैरेंट्स के अंदर क्या है? यस। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारा हम पैरेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करेंगे ना, तो डिस्ट्रक्चर करते हुए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूजर नेम। ठीक है। अब हम हिट करके देखते हैं क्या हमारे पास यूजर नेम प्रिंट हो रहा है। नहीं हुआ, कुछ गलत कर दिया। अच्छा हाँ, सही है सही है सही है। पेरेंट्स को करा देते ना, और हम यहाँ पर क्या कर देंगे? पेरेंट्स डॉट यूजर नेम। अब ये यूजर नेम मुझे कहाँ से मिला? कि ये मैंने यहाँ पर ना अपने राउट के अंदर डिफाइन किया है कि इस नेम से आपको पेरेंट्स के अंदर ये चीज मिलेगी। और यहाँ पर इसकी टाइप कैसे बनाएंगे आप? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है ना, तो पेरेंट्स, उसके अंदर यूजर नेम, उसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। सिंपल हो गया हमारे पास। और पेरेंट्स डॉट यूजर नेम को यहाँ पर लिख देते हैं, पेरेंट्स डॉट यूजर नेम। मेरे पास यहाँ नेम प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक मिसाल है ज़िया खान लिख देता हूँ। ज़िया खान प्रिंट हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं हम अमीन आलम। तो अब क्या हो रहा है? ये जो डायनामिकली मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ ना, ये चीज यही चीज मेरे राउट को डायनामिक बना रही है। अच्छा, यूजुअली इससे क्या हो रहा होता है कि हमारे पास यूजर की आईडी इस जगह पे होती है। यूजर की आईडी से वो क्या करते हैं? वो डेटा को फैच करते हैं और आपके राउट के अंदर दिखा देते हैं। सो सिंपल शॉर्ट इन शॉर्ट ये चीज़ हो रही होती है इसके अंदर। अब हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर मोर ड्रिल डाउन करेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टू डूज वाला केस था, टू डूज वाले केस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक के टैग के थ्रू कि भाई हम इसको कैसे मज़ीद चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आज हमने क्या क्या पढ़ा? यूज इफेक्ट, क्लाइंट साइड डेटा फैचिंग, डायनेमिक राउट हमने पढ़ा नहीं है, एक ओवरव्यू लिया है आप लोगों को, एक ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट एक वीक के अंदर इसके ऊपर आप लोगों ने स्टडी करनी है। स्टडी करके नेक्स्ट क्लास के अंदर आना है ताकि आपको डायनेमिक राउटिंग अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। क्योंकि डायनेमिक राउटिंग एक वो चीज़ है जो आप ना एक्सटेंसिवली अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। क्लियर है? जैसे डायनेमिक राउटिंग हो जाएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे स्टैटिक जनरेशन की तरफ भी। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए डायनेमिक राउटिंग आपको आना लाजमी है। क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और साइन ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।